वैसे तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है आई होप, बट टू नो अबाउट सम मोर फैक्ट्स विच आर हिडन विद इन द लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर, we will also try to know about them. Okay, so for the next we are moving with your textbook. So students, here is written, have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? क्या आपने स्कूल के आसपास या आपके घर के आसपास या खेतों में कहीं पर भी आपने घास को, झाड़ियों को, पक्षियों को, पेड़ों को नोटिस किया है? ऑब्वियसली हम करते हैं ऐसा। आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशन? क्या वो सब एक जैसे हैं या कोई वेरिएशन है? ऑब्वियसली वेरिएशन है। एक जैसे प्लांट एंड ट्रीज हर जगह नहीं होते हैं। हो सकते हैं हमारे घर के फ्लावर पॉट्स में, या आप बोल सकते हैं जो पॉट्स होते हैं, या घर का हमारा जो होम गार्डन होता है वहाँ पर अलग तरह के प्लांट्स एंड ट्रीज़ हो, और स्कूल के अराउंड या स्कूल कैंपस में अलग तरह के प्लांट एंड ट्रीज देखने को मिलते हैं। यानी सिंपली दे आर ट्राइंग टू से टू अस दैट देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन existed on our earth. Okay, India being a vast country, we all know भारत एक बहुत विशाल देश है, 7th रैंक पर आता है एरिया वाइज। यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस किस तरह के बायोफॉर्म्स यानी जैविक रूप जो है भारत में हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स। ओके, और वी कैन से द वास्ट एरिया ऑफ इंडिया। नाउ आर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया के 12 बड़े जैविक विविधता वालों देशों में से या जैव विविधता वाले देशों में से है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है किसी पार्टिकुलर एरिया में ए नंबर ऑफ काइंड्स और वी कैन से न्यूमरस टाइप्स ऑफ लाइफ जो है पाए जाते हैं। तो उस पार्टिकुलर एरिया का जो लाइफ फॉर्म होता है उसको हम टुगेदरली क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इंडिया जो है देश दुनिया के उन 12 कंट्रीज में आता है जो मेगा बायोडाइवर्सिटी को अपने साथ लिए हुए। विद अबाउट 47,000 प्लांट, भारत में कितने तरह के? 47,000 प्लांट स्पेसीज है, पौधों की प्रजातियां हैं। एंड अगर प्लांट स्पेसीज के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का वर्ल्ड में 10th नंबर पर आता है एंड 4th इन एशिया, और एशिया में 4th नंबर पर आता है इन प्लांट डाइवर्सिटी। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और फूलों के पौधों की प्रजातियाँ कितनी है? 15,000 है। 15,000 टाइप्स के जो है फ्लावर प्लांट्स हमारे इंडिया में ग्रो करते हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल फ्लावरिंग प्लांट का 6% है। द कंट्री हैज़ मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो नॉन फ्लावरिंग यानी जिन पर फूल नहीं खिलते हैं, सच एज फर्न्स, एल्गाई एंड फंगी। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मेरीन वाटर्स। यहाँ पर 90,000 के लगभग जो है पशु जो है जानवर यहाँ पर रहते हैं, या पशुओं की प्रजातियाँ हैं, और जो है कई तरह की जो है मछलियाँ भी जो है यहाँ के मेरीन वाटर्स यानी समुद्री जल में पाई जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट, ये हमने पढ़ चुके हैं। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। नाउ द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज, यानी ऐसी वेजिटेशन जो इंडिया में ही ग्रो हुई है स्टार्टिंग से, यानी उनका ओरिजिन ही इंडिया है, इंडियन लैंड है। तो ऐसी स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस स्पेसीज, यानी मूल प्रजातियां पौधों की। बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्स एज एक्सोटिक प्लांट्स। बट जो बाहर से, मान लीजिए कोई प्लांट, मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, और वो हम इंडिया में कोई लेकर आया, ठीक है, और अब यहाँ पर वो ग्रो हो रहा है, अब वो हमें कॉमनली दिख रहा है, बट उसका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो वो प्लांट या वो स्पेसीज ऑफ प्लांट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सोटिक प्लांट हो गया। ओके, तो इंडिजीनियस मीन्स हमारे कंट्री के, और एक्सोटिक यानी इम्पोर्टेंट फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे देश से आए हो। नाउ द टर्म फ्लोरा यू नो इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और पीरियड। किसी पार्टिकुलर रीजन यानी किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? वी स्पीक टू दैट फ्लोरा। एंड द फौना, the species of animals are referred to as
एंड किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स किसी पार्टिकुलर पीरियड में, उनको हम क्या बोलते हैं, फोना कहते हैं। सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो प्लांट लाइफ है या ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशन जो है टुगेदरली नोन एज फ्लोरा, फ्लोरा टर्म उनके लिए यूज़ किया जाता है, और एनिमल लाइफ जो है उसके लिए फोना टर्म यूज़ करते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इंडिया में ये इतनी सारी डाइवर्सिटी यानी इतने न्यूमरस काइंड्स के प्लांट एंड ट्रीज एंड जो है एनिमल लाइफ हमें देखने को क्यों मिलती है, उसके क्या रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। सो लेट्स रीड। द फर्स्ट वन इज रिलीफ। रिलीफ यानी भू आकृति हम जिसको बोल सकते हैं। तो किस तरह की यहाँ की लैंड और सोइल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है। देखिए, लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड जो होती है, जमीन जो होती है, भूमि जो होती है, वो वेजिटेशन यानी वनस्पति को या तो सीधे सीधे या यानी डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से और एंड इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो है उस पर अफेक्ट करती है यानी असर डालती है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेच्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन? क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि पर्वतीय इलाकों में, पठारी भागों में, मैदानी भागों में और जो है शुष्क और जो है शीत क्षेत्रों में जो है आपको जो है यानी बोल सकते हैं नमी वाले क्षेत्रों में एक जैसी वनस्पति या प्लांट एंड ट्रीज होंगे? योर आंसर विल बी नो। आपका आंसर होगा नहीं। एंड योर आंसर इज करेक्ट। व्हाई? द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। कि लैंड का जो नेचर होता है ना, टाइप ऑफ लैंड जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि किसी एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि माउंटेनियस एरिया का लैंड फीचर अलग होता है, प्लेच्यू एरिया का लैंड फीचर अलग होता है, प्लेन एरिया का लैंड फीचर अलग होता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि वेजिटेशन भी अलग होगा। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डेवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल यानी उपजाऊ भूमि होती है वो किसके काम में आती है? एग्रीकल्चर के काम आती है। द अंड्यूलेटिंग एंड थ्रू, अंड्यूलेटिंग मतलब जो असमान होती है, ऊंची नीची जो भूमि होती है ना, वो जो, और रफ टेरेन्स जो होते हैं, आर यानी आप समझ ली हिली टेरेन या माउंटेनियस रीजन जो होते हैं वो रफ टेरेन्स में आ जाएंगे। आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर या तो ग्रासलैंड्स उगेंगे या वुडलैंड्स उगेंगे, यानी पेड़, लकड़ी के पेड़ हम बोल सकते हैं, जंगली क्षेत्र बोल सकते हैं। एंड गिव शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और कई तरह के जो है जंगली जीवों को या वन्य जीवों को, वाइल्ड लाइफ को जो है ये शेल्टर यानी आश्रय प्रदान करते हैं। नाउ सोइल, सोइल का क्या रोल होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ रीजन? द सोइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेसिफिक, यानी मिट्टी भी कई तरह की होती है अलग अलग जगह पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग तरह की वनस्पति को जो है पनपने में हेल्प करती, मदद करती। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस। रेगिस्तानी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी जो है कैक्टस और थोर्नी बसेस, नागफनी और कटीली झाड़ियों को जो है पनपने में या ग्रो करने में हेल्प करती है। वाइल वेट मार्शी, जबकि दलदली नमी वाले, वेट यानी नमी वाले या मॉइस्चर लेडन एरिया, और मार्शी यानी दलदली इलाके, डेल्टिक रीजन एंड इन एरिया वेट मार्सी एंड डेल्टिक रीजन की जो सोइल मिट्टी होती है वो किस तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट करती है? मैंग्रोव वेजिटेशन को। ओके, एंड डेल्टिक वेजिटेशन द हिल स्लोप्स विथ सम डेप्थ ऑफ सोइल हैव कोनिकल ट्रीज। जबकि कुछ मैंने आप बोल सकते हैं जो स्लोप, हिली स्लोप या हिली एरियाज में आपको जो है कोनिकल ट्रीज यानी कोणधारी पेड़ आपको देखने को मिलेगा, लाइक क्रिसमस ट्री। ठीक है, कोनिकल शेप के ट्री आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सोइल और लैंड जो होती है ये मेन टू बेसिक फीचर हैं, या ये रिलीफ जो होता है टुगेदरली सोइल और लैंड को हम रिलीफ बोल सकते हैं कि भू आकृति के आधार पर जो है वेजिटेशन में वेरिएशन हो सकते हैं, और एज वेल एज इन द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। नाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट भी एक फैक्टर है जो क्या करता है? इट ऑल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल to determine the vegetation and wildlife of a particular area. Read here, climate में कौन कौन से जो है उसके एलिमेंट है क्लाइमेट के? तो वो है टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या वर्षण हम बोल सकते हैं, स्नो फॉलिंग और बारिश दोनों इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, फिर इकोसिस्टम, तो आप पढ़िए, पहले क्लाइमेट पढ़ेंगे। टेम्परेचर, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर।
Here is written, the character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. कि किसी एरिया में किस तरह की जो है वेजिटेशन होगा और उसका एक्सटेंट यानी उसका विस्तार या फैलाव कहाँ तक होगा, ये कौन से फैक्टर मेनली डिटरमाइन करते निर्धारित करते हैं? दे आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सोइल. ये वो फैक्टर है जो किसी एरिया के जो है वेजिटेशन को डिटरमाइन करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑन द स्लोप्स यानी ढलान वाले इलाकों में या हिली रीजन में, या हिमालय की बात यहाँ पर हो रही है, ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालय एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में और हिमालय पर्वत के ढलानों पर आपको क्या देखने को मिलता है? अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स, 915 मीटर से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर द फॉल इन द टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? कम होने लगता है. अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये भी जो है, और ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है ड्यू टू द रेज इन एल्टीट्यूड, की हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इससे भी वेजिटेशन में चेंज आ जाता है और उसकी ग्रोथ में भी चेंज आ जाती है. एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन. और ये जो माउंटेन वेजिटेशन होता है जो पर्वतीय इलाकों में ग्रो करता है, वो अपने आप में ट्रॉपिकल वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल और अल्पाइन वेजिटेशन से अलग होता है. ओके, यानी टेम्परेचर का अपना रोल होता है किसमें? वेजिटेशन को डिसाइड करने में. ठीक है, और एल्टीट्यूड भी इसमें आपको साथ में ही बता दिया है. Here you are having a table. इन दिस टेबल आपको बताया है कि ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, अल्पाइन रीजन में किस तरह का जो है टेम्परेचर होता है एनुअल. इस वाले इन द सेकंड कॉलम आपको एनुअल टेम्परेचर बताया है कि ट्रॉपिकल जोन में एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर जनवरी की बात करें तो यहाँ पर 18 डिग्री से ज़्यादा ही होता है हमेशा, और नो फ्रोस्ट, कोई पाला ठंड यहाँ पर नहीं होती है. सब ट्रॉपिकल रीजन में ये टेम्परेचर होता है. आप रीड कर लेना इस टेबल को. ओके, नाउ अब देखिए ये सोर्स कहाँ से, ये टेबल, ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है? एनवायरमेंट एटलस ऑफ इंडिया, जून 2001 में पब्लिश हुआ. उसके बाद तो नया पब्लिश हो गया होगा. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली ने ये जो है ये डाटा जारी किया है. नाउ फोटो पीरियड यानी सनलाइट का क्या रोल होता है इन द ग्रोथ ऑफ vegetation, or we can say in the determination of wildlife. The variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude. कि अलग अलग तरह पर आप देखते हैं कि सनलाइट कहीं पर कम समय के लिए आती है, कहीं पर ज़्यादा समय के लिए आती है, यानी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कम ज़्यादा होता है. इसका रीज़न है या तो वो पार्टिकुलर प्लेस किस लेटीट्यूड पर है. ठीक है, अगर वो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड पर है तो सर वहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम के लिए जो है वहाँ पर सनलाइट आएगी. अगर वो टुंड्रा रीजन में है या पोलर रीजन में है तो वहाँ पर सनलाइट का ड्यूरेशन कम होता है. क्यों? आपको पता है, क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने. क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, समझ लीजिए कि सपोज ये इक्वेटर है तो, और ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो इससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, सन से यहाँ की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. यहाँ कम है, फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी. तो पोलर रीजन में यहाँ पर आपको जो है सबसे कम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट देखा, आप डे जो है आपको सनलाइट आपको सबसे कम टाइम के लिए यहाँ पर देखने को मिली. और यही रीज़न है कि इन एरियाज़ में तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर तो सर 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट ही होता है, पता ही आपको. यानी सीधी सी बात है कि सूरज से जितनी डिस्टेंस होगी किसी पर्टिकुलर प्लेस की, वहाँ पर उतना ही कम जो है वहाँ पर क्या आएगा, सनलाइट वहाँ पर आएगा, या ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट उतना ही कम होगा. और जो प्लेस जितना नियर या पास में होगा सूरज के सनलाइट के, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होगा. और एल्टीट्यूड यानी हाइट, ओके, सीजन्स एंड ड्यूरेशन. अब एल्टीट्यूड अगर ज़्यादा है तो सनलाइट कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है, ये रिवर्स है इसका लेटीट्यूड का. एंड सीजन्स का भी असर पड़ता है. ठीक है, कि किस सीज़न में जो है सनलाइट सीजन के अकॉर्डिंग रिसीव होता है, क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है.
ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन की अवधि कितनी है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। अब देखिए समर सीजन में पेड़ जो होते हैं वो जल्दी जल्दी तेज़ी से बढ़ते हैं, उनकी हाइट जल्दी। रीज़न इज़ दैट कि जो है उनको ज़्यादा सनलाइट मिलता है ना, उनमें फूड मेकिंग प्रोसेस वो अच्छे से कर पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और यही रीज़न होता है कि समर सीजन में ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो मैंने जल्दी जो है रैपिडली ग्रो करती है ना, फास्टली ग्रो करती है। नाउ you are having a question, why are the southern slopes in Himalayan region covered with thick vegetation cover as compared to northern slope of the same hills। ये बोल रहे हैं कि हिमालय माउंटेन के जो दक्षिणी इलाके हैं वो जो होते हैं घने जंगलों से ढके हुए हैं, एंड एज कंपेयर्ड टू नॉर्थन स्लोप, उसके उत्तरी ढलानों की तुलना में, ऑफ द सेम हिल्स। तो आप समझ गए कि सर साउथर्न, सपोज ये टेबल को हिमालय माउंटेन मान लेंगे तो ये इसका साउथ हो जाएगा नीचे वाला, और ये नॉर्थ पोर्शन हो जाएगा ऊपर वाला। अब यहाँ पर तो एल्टीट्यूड कम है ना, तो यहाँ पर तो जो है, और यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, और इस एरिया में रिवर भी जो है अपना रिवर वाटर भी एविडेंट होता है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं प्लांटेड ट्रीज ईजिली ग्रो करते हैं, इसलिए डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, फर्टाइल सोइल ये सब होता है। ऊपर जाएंगे तो एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर जो है आप देखेंगे वो बिल्कुल स्नो कवर्ड एरिया आ जाता है, ग्लेशियर वाला रीजन, यानी टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है और रेनफॉल कम होता है इसकी वजह से, इसलिए वहाँ पर प्लांटेड ट्री जो है या जो बोल दीजिए नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाता, ये रीज़न है। और आप इसको डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। नाउ प्रेसिपिटेशन, वर्षण का क्या रोल होता है, प्रेसिपिटेशन का क्या रोल होता है किसी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को डिटरमाइन करने में। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। भारत में जो रेनफॉल होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मानसून विंड्स की वजह से आता है, ओके, जो कि जून से लेकर सितंबर तक ब्लो करती है, यानी बहती है, चलती है, हवा है ये। एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून, उसके अलावा दूसरी जो विंड्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, बारिश के लिए इंडिया में, उसका नाम है रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन, वो एरियाज जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर डेंस वेजिटेशन यानी सघन वनस्पति आपको यानी ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में। नाउ यू आर अगेन हैविंग अ क्वेश्चन, व्हाई हैव द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। कि वेस्टर्न स्लोप्स जो होते हैं, वेस्टर्न घाट जो कि माउंटेन है, गोवा से आप महाराष्ट्र में पालघर से सीधे आप केरला तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट्स, इनके जो सपोज मान लीजिए कि यही वेस्टर्न घाट है, ये जो ब्लू कलर में दिया है ब्लॉक, इसके वेस्टर्न स्लोप तो जो है तो घने जंगल है, यहाँ पर बहुत पेड़ है, और ईस्टर्न स्लोप जो है यहाँ पर नहीं है, कम है। क्या रीज़न है? रीज़न इज डेट कि यहाँ पर जो है ये कोस्टल, यहाँ समुद्र है, तो कोस्टल एरिया समुद्र के बिल्कुल पास में होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा एवोपरेट होगा, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से और हॉट एंड ह्यूमिड रीजन या क्लाइमेट होने की वजह से कोस्टल एरियाज़ में यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, और यही हेवी रेनफॉल जो है कारण बनता है डेंस फॉरेस्ट का या थिक फॉरेस्ट का वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप पर, ठीक है। और भी रीज़न आप बता सकते हैं, मैंने एक फैक्टर बताया, आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं सेल्फ। नाउ हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है एस टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, क्यों इंपॉर्टेंट है? एवरीबडी नोज फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अपने आप फिर से बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को एनहेंस कराने वाले, उसकी पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले एकमात्र फैक्टर हैं कौन? फॉरेस्ट, ठीक है। हम तो बिगाड़ते हैं, क्लियर। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, फॉरेस्ट जो होते हैं वो किसी एरिया का लोकल क्लाइमेट उसको बदलते रहते हैं या बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सोइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को किसी एरिया की, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, नदियों की धाराओं को वो नियंत्रित करते हैं, ठीक है, यानी फ्लड को आने से रोकते हैं या उसको कंट्रोल में करते हैं। सपोर्ट अ नंबर ऑफ
इंडस्ट्रीज यानी कई तरह की उद्योगों को ये सपोर्ट करते हैं। कौन कौन करता है? फॉरेस्ट। अभी देखिए इस चीज़ मान ली फर्नीचर इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री है, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? या हर्ब इंडस्ट्री जिसको बोल सकते हैं औषधि उद्योग, ये किस पर डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। ओके, डायरेक्टली प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज़, और कई सारे समुदायों को जो जंगलों में रहते हैं और जो नहीं भी रहते उनको भी जो है लाइवलीहुड यानी जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराते हैं। एंड ऑफर पेनोरमिक और सीनिक व्यू, यानी आप बोल सकते हैं कि मनोरम दृश्य जो है, मनोहर दृश्य हमें प्रस्तुत करते हैं फॉर रिक्रिएशन, यानी हमें मैंने आप बोल सकते हैं हमारे मन को शांत करने के लिए या एम्यूजमेंट देने के लिए। नाउ इट कंट्रोल्स विंड फोर्स, हवा के दबाव को भी, दाब को या प्रेशर को भी ये कंट्रोल करते हैं। कौन? फॉरेस्ट। एंड टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ टेम्परेचर डाउन होगा, जहाँ बिल्कुल कम होंगे वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए रेगिस्तान का, डेजर्ट एरिया और जो है वो डेंस फॉरेस्ट एरिया का, समझ जाएंगे। एंड कॉजेज रेनफॉल, और रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड्स, यानी फॉरेस्ट जो है क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमंस को सोइल ह्यूमस देते हैं। किसको देते हैं? मिट्टी को। ह्यूमस क्या होती है? एक लेयर होती है, समझ लीजिए कि ये सोइल है, ठीक है। तो सोइल में ये ब्लॉक जो है क्या है? ये ह्यूमस की एक लेयर है। इसमें कई तरह के, ये वर्ड्स को आप न्यूट्रिएंट समझ लीजिए, ये न्यूट्रिएंट्स जो है इस सोइल में प्लांट एंड ट्रीज को ग्रो करने में या वेजिटेशन को बढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, मिनरल्स की ग्रो करने के लिए, वैसे ही प्लांट एंड ट्रीज को ग्रो करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो सोइल में ह्यूमस नाम की एक लेयर होती है जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स या अवशेषों से बनी होती है, जो मिट्टी में फर्टाइल, आप बोल सकते हैं मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं या मिट्टी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करती है। कौन सी लेयर? लेयर ऑफ ह्यूमस इन द सोइल। एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देने का काम भी करते हैं। कौन? फॉरेस्ट। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राइट द इम्पोर्टेंसेस ऑफ फॉरेस्ट, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बना कर लिखना आना चाहिए। नाउ इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मेनी चेंजेस, भारत की जो वनस्पति है उसमें कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, कई सारे उसके कारण हैं, सच एज जैसे कि द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, कि खेती की जो भूमि है उसकी जो है डिमांड बढ़ रही है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की जो है विकास हो रहा है, एक के बाद एक कई सारी इंडस्ट्रीज लग रही है। अब इंडस्ट्रीज को कोई थोड़ी बहुत जगह तो नहीं चाहिए 2-4 कमरों के लिए, है ना। मैंने कई सारे लार्ज स्केल पर उनको लगाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, और ओबियसली वो पॉल्यूशन करती है, तो उन्हें जो है सेटलमेंट्स यानी बस्तियों से दूर बसाया जाता है, टाउन्स एंड सिटीज़ और विलेजेस से। तो वहाँ पर जो है ओबियसली जिस एरिया पे वो जाते हैं जनरली वहाँ पर जो है फॉरेस्टेड रीजन होता है उसको कवर मैंने क्लियर कर दिया जाता है, तो वो भी जो है एनवायरमेंट के लिए नुकसान होता है। एंड माइनिंग यानी खनन जो होता है, खुदाई जो होती है ज़मीन से जब की जाती है, तो इससे भी जो है फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो रहा है। और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, यानी एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, या और वी कैन से एक्सटेंशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, इससे भी जो है फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पेस्चर्स, ओवर ग्रेजिंग यानी अति चराई, जानवर जो घास वगैरह ये खाते रहते हैं या ऐसे चरते रहते हैं, जब ये ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो उससे भी क्या होता है, एक ही जगह पर बार बार इनके घूमने से क्या होता है, उस एरिया की मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक तो इस तरीके से कम हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि उस एरिया की वेजिटेशन को ही ये चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की मिट्टी में वापस न्यूट्रिएंट्स का साइकिल अच्छे से जा ही नहीं पाता या नहीं जा पाते। आप समझिए किसी एरिया में मान लीजिए कि वहाँ पे कोई प्लांट एंड ट्रीज थे, अब वो वहीं थे, वहीं सूखे, वहीं गिर गए, वापस वो सूख के वापस जो डीकम्पोजर्स थे वो उन्होंने उसको खा लिया, वहीं वो डीकम्पोजर वहीं भर गए और वहीं मिट्टी के अंदर मिल गए, और मिट्टी में वापस लेयर बन गई किसकी, ह्यूमस की, और वहाँ से वापस न्यूट्रिएंट सप्लाई हो गए। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए किसी एरिया के वेजिटेशन को किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर एरिया में जानवर खाए जा रहे और जो है वहाँ पर वेजिटेशन को जो है उसके जो रिमेन्स है वो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में छोड़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएगा, वहाँ की जो मिट्टी है उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रुक जाएगी, साइकिल रुक जाएगा, ठीक है। और इन दिस वे जो है वो एरिया जो है बेरन एरिया यानी बंजर भूमि में बदल जाएगा, ठीक है।